दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में अदानी पावर को डिस्कस करेंगे और पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो तीन ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में राह आसान होने वाली है अदानी ग्रुप की या फिर बहुत सारी मुसीबतें अभी बाकी है। तो सेबी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अदानी ग्रुप का चाइना की कंपनियों से कुछ संबंध है, उसके बारे में भी बड़ा एक क्लेरिफिकेशन आ चुका है। तो इन सारी बातों को समझेंगे, साथ में अदानी विल्मा लिमिटेड की सेहत को समझेंगे, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और अदानी पावर कैसा है स्टॉक, उसकी आगे आने वाले इसमें रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 410 पर रही, जहाँ पे 0.49% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह यह है कि दो तीन निगेटिव न्यूज निकल कर आई। एक तो आप देख सकते हो कि इन्होंने जो इंग्लैंड के जो पेपर था, जो फाइनेंशियल टाइम्स, उनसे कहा था कि लेख को हटा दे, लेकिन उन्होंने लेख को नहीं हटाया बल्कि कहा है कि हमने जो रिपोर्ट पे यहाँ पे छापी है वो बिल्कुल सही है और तथ्यों के ऊपर आधारित है। और इसके अलावा भी देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड और यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई की तरफ से अदानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली की गई है, उसका भी कुछ निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला और बाजार भी नरम था। लेकिन इसके रिजल्ट को देखें तो लगातार आप देख सकते हो रिवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 में जहाँ पे 28.92 थाउजेंड रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और कंपनी को 0.38 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 में रेवेन्यू बढ़ के 29.77 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ के 0.46 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 37.19 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.73 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। और 2022 में देख सकते हो रेवेन्यू सीधा 54.39 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.80 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो अगर हम पिछले 4 साल की बात करें तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू लगभग दुगना हुआ है और प्रॉफिट दुगना से ज़्यादा हुआ है, यानी बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट रहा है। अब यहाँ पे हमारे सामने मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 87.94% के आसपास है, लगभग 88% शेयर प्रमोटर के पास है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं, पूरी तरह से शेयर सारे फ्री है। एफआई ने अपनी यहाँ पे होल्डिंग कम की, आप देख सकते हो दिसंबर में 1.57% के आसपास होल्डिंग थी, इस समय 1.27% हुई है। इसके अलावा बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, 0.06% के आसपास थी दिसंबर में, जो मार्च क्वार्टर में देख सकते हो 0.03% हुई है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे अनचेंज रखा है, 0.02% थी पहले और अभी भी 0.02% ही है। अदर्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी, 10.43% थी जो मार्च में 10.76% हुई है। यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें तो ठीक ठाक लग रही है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी ठीक है जाएगी। बायर डिमांड भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, लेकिन इसकी प्राइस स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 188 पर रही, जहाँ पे 1.84% की हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें 2019 में देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू 26.36 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और कंपनी को 0.98 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2020 में रेवेन्यू में थोड़ी सी वृद्धि हुई, 27.84 थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को रेवेन्यू मिला और लॉस बढ़ के 2.27 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। तो 2020 तक कंपनी को लॉस हुआ, लेकिन 2021 में आ गई कंपनी प्रॉफिट में। रेवेन्यू बढ़ के 28.15 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 1.27 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। और 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 31.69 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 4.91 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो लगातार जो लॉस था वो प्रॉफिट में कंपनी आई है, लेकिन पिछली बार हमने देखा है कि Q3 में प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। इस बार आंकड़े उत्साहवर्धक करने की पूरी संभावना है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है, देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 74.97% के आसपास यानी अपर लिमिट के आसपास है। फिलहाल गिरवी शेयर है 25.15% के शेयर इनके गिरवी है और दिसंबर में ये 25.01% के आसपास थे। कुछ शेयर थोड़े से बड़े हैं। एफआई की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 12.88% के आसपास थी होल्डिंग दिसंबर में, जो उन्होंने ट्रिम करके 11.70% कर लिया मार्च क्वार्टर में। डीआई की बात करें तो दिसंबर में उनकी कोई होल्डिंग नहीं, फिलहाल उनकी 0.01% की होल्डिंग है, तो डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई और म्यूचुअल फंड की भी 0.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हो 12.15% के आसपास थी दिसंबर, जो इस समय 13.32% के आसपास हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है, डीआई ने की, लेकिन एफआई ने यहाँ पे अपना निवेश कम किया है।
अगर रेटिंग देखें इसकी तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। EPS सिस्टम इसकी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड में देख सकते हो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के रेटिंग ठीक ठाक है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि अदानी इंटरप्राइजेस के लिए FPO जो लाया गया था, जिसको बाद में अदानी ग्रुप ने कैंसिल कर दिया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में, RTI के माध्यम से उस FPO को लेकर जवाब पूछा गया था कि इस FPO में किसने निवेश किया है, उसके बारे में जानकारी मांगी गई थी। तो सेबी ने कहा कि उसके पास ये जानकारी नहीं है। अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस के FPO में किन लोगों ने निवेश किया था, सेबी ने RTI के तहत दाखिल किए सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। RTI में सेबी से अदानी इंटरप्राइजेस के FPO के निवेश करने वाले निवेशकों और उनके द्वारा दिए गए निवेश की रकम का ब्यौरा मांगा गया था। साथ में सेबी से FPO के रद्द होने का कारण भी पूछा गया था। अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का रकम जुटाने के लिए FPO जारी किया था। 1 फरवरी 2023 को निवेश के लिए खुला था, लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस ने प्राइस बैंड नीचे जाने के बाद इस FPO को वापस ले लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रसन्नजीत बोस मानक व्यक्ति ने 31 जनवरी और 8 फरवरी को सेबी के पास 2 RTI दायर किए थे और बोस ने अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने RTI के जरिए जो जानकारी मांगी गई उसे देने से चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी CPIO ने इनकार कर दिया है। इसके जवाब में रेस्पोंडेंट ने RTI द्वारा मांगी गई जानकारी पर कहा कि जो जानकारी मांगी जा रही है वो सेबी के पास उपलब्ध नहीं है, और इस अपील को खारिज करते हुए अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि जो मांगी गई जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड के हिस्सा नहीं है और जहां ऐसी जानकारी को किसी कानून या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियमों का रेगुलेशन के तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे में पब्लिक अथॉरिटी को ऐसी जानकारी जुटाने और मिलाने में आवेदन को उपलब्ध कराने के लिए कोई बाध्य नहीं है। यानी सेबी ऐसी जानकारी किसी को भी नहीं दे सकती और ये नियमों के खिलाफ है, और इसीलिए सेबी ने इसके लिए कोई बाध्य नहीं कि वो आपको जानकारी इस प्रकार की दे। तो जो अपीलेट में इन्होंने जो अपील की थी उसको खारिज कर दिया है और सेबी किसी तरह से बाध्य नहीं ऐसी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी के पास जो RTI लगाई गई थी जिसमें ये जानकारी मांगी थी, रेगुलेटर को अदानी समूह के खिलाफ शेयरों की कीमतों में हेराफेरी, राउंड ट्रिपिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में कोई शिकायत मिली थी, इसे भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। ये कहा गया कि ये स्पष्टीकरण या राय मांगने के समान और उसे सूचना के रूप में माना नहीं जा सकता। यानी ये जो जानकारी वो मांग रही है वो सूचना के अधिकार के तहत नहीं आती और किसी प्रकार की जानकारी यहाँ पे देने के लिए सेबी बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेबी के तरफ जो नियम बने उसके तहत RTI के तहत ये जानकारी देने के लिए सेबी बाध्य नहीं है और इसीलिए उन्होंने जो जानकारी मांगी थी वो बिल्कुल दी नहीं गई है। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल के, जैसे कि लगातार सवाल उठ रहे कि अदानी ग्रुप के चाइनीज़ कंपनी के साथ में संबंध है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मॉरिस चांग है, जिसको चाइनीज़ व्यक्ति बताया जाता है, उन्होंने कहा है कि मैं चाइनी नहीं हूँ बल्कि मैं ताइवान का नागरिक हूँ। अपनी नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद के बीच में चांग ने कहा कि मैं ताइवान का नागरिक हूँ और चांग PMC प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक है। यह कंपनी अदानी समूह के लिए बंदरगाह, टर्मिनल, रेल लाइन, बिजली और लाइन और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करती है। और उनका जो विवाद का कारण है कि जो उनका पासपोर्ट है जिसमें चीनी नागरिक कहा जा रहा है, लेकिन ईमेल से भेजे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं ताइवान का नागरिक हूँ, मेरा पासपोर्ट दिखाता है कि मैं रिपब्लिक ऑफ चाइना का नागरिक हूँ, जिसे आधिकारिक रूप से ताइवान के नाम से जाना जाता है। यह चीन से अलग है, जिसे आधिकारिक तौर पर शिपुल सब रिपब्लिक ऑफ चाइनीज़ कहा जाता है। यानी चाइना की तरफ से भले आप इसमें नागरिकता चाइना की दी जा रही है, लेकिन मैं एक ताइवान का नागरिक हूँ और मेरी जो नागरिकता है ताइवान से संबंधित है। यहाँ पे चांग ने कहा है कि मैं ताइवान का एक अच्छी तरह से स्थापित उद्योगपति हूँ और मेरा काफ़ी अच्छा विश्व के साथ कामकाज है, काफ़ी देशों में मेरा कामकाज चल रहा है। उसके अलावा मैंने अदानी ग्रुप के लिए भी बहुत सारी सेवाएं दी, उनके साथ में मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अदानी ग्रुप के संबंध में अभी समय मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और मेरी राष्ट्रीयता पर जो सवाल उठाया जाता है, मैंने कह दिया है कि लगातार इस तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि मैं चीनी नागरिक नहीं हूँ बल्कि मैं ताइवान का नागरिक हूँ। तो कुल मिला के जो लगातार जो इल्ज़ाम लगाए थे उसके जवाब भी निकल के आ रहे, उसके बावजूद भी मामला तूल पकड़ ही रहा है। आने वाले समय देखते हैं इसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन कुल मिला के अदानी ग्रुप के लिए जो है क्लियर तो हो रहे कि मामले अदानी ग्रुप इसमें देख सकते हो एक तरह से पाक साफ निकलने की संभावना भी बन रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।